ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक मैजिकल फेरी को दिखाया जाता है एंड ये फेरी यहाँ पर एक फैमिली की सिचुएशन को देख रही थी। इस फैमिली में यहाँ पर उन पेरेंट्स की दो बेटियाँ होती है, जिनमें से एक का नाम यहाँ पर शाबी है तो दूसरी का डेजी, पर इनमें से उनकी एक फेक डॉटर होती है। इतने में यहाँ पर शाबी को कोई तो गाड़ी से टक्कर मार देता है। साथ साथ हम उसके पेरेंट्स को भी यहाँ पर घायल देखते हैं। उस कार में से यहाँ पर बाहर निकलती है डेजी, जो कि उन सभी को देखकर हंस रही होती है। कहते कि फाइनली इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद फाइनली यहाँ पर मुझे मेरी मेहनत के रिजल्ट्स मिल ही चुके हैं। यहाँ पर शाबी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब जाकर यहाँ पर डेजी उसके सामने कन्फेस करती है कि देखा मैंने किस तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स को दूर कर दिया और उनकी प्रॉपर्टी और उनकी सारी चीज़ें, साथ साथ उनका प्यार तक जीत लिया था। और यहाँ पर आज तुम सभी के सभी एक साथ मारे जाओगे। दोस्तों यहाँ पर मैजिकल फेरीज बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लग जाती है इस पूरी की पूरी स्टोरी को देखकर। एंड यहाँ पर वो सोच रही होती है कि ये तो शाबी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि उसकी बहन डेजी जो है उसके पास हियरिंग पावर्स है। यानी कि शाबी क्या सोच रही है, उसके मॉम डैड मन में क्या सोच रहे, वो सब कुछ वो सुन पा रही है। इस वजह से वो अपने इस प्लानिंग में कामयाब हुई। काश यहाँ पर ये सारे पावर शाबी के पास भी होती। फिर बाद में अचानक से यहाँ पर वो गायब हो जाती है, जहाँ पर हम शाबी को प्रेजेंट में देखते हैं। एंड यहाँ पर शाबी की नींद खुलने लग जाती है, जहाँ पर शाबी के मन की आवाज़ में हम यहाँ पर फेरी की आवाज़ को सुन सकते हैं। एंड यहाँ पर वो जैसी होती है, सामने से यहाँ पर हम डेजी को और अंकल आंटी को देखते हैं। साथ साथ उसका भाई हान भी वहीं पर होता है। शाबी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही सारी की सारी चीज़ें पॉज हो जाती है, जहाँ पर हम इस बुक की राइटर की आवाज़ को सुन पाते हैं। और यहाँ पर राइटर ने ही शाबी को, यानी कि उस मैजिकल फेरी को शाबी की सोल के अंदर भेजा है ताकि वो इस बुक को कंप्लीट कर पाए। और उसका ये मिशन होता है कि यहाँ पर वो शाबी को अच्छे से जला पाए और उसके फैमिली को बचा पाए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो फिर वो अपनी रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकती है। साथ ही साथ हम उसके हाथ पर एक वॉच को देखते हैं, और ये वॉच वही वॉच होता है जो कि उसकी हार्ट रेट्स बताएगा। अगर उसका हार्ट रेट 0 तक चला जाता है, इसका मतलब ये है कि उसने मिशन कंप्लीट नहीं किया और वो वहीं पर मर जाएगी। लेकिन अगर उसका रेट 100 प्लस जाता है, इसका मतलब ये है कि उसने मिशन को अकम्प्लिश कर दिया है और वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकती है। फिर वापस से यहाँ पर सीन जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर डेजी मन में कह रही होती है कि ये लड़की जानबूझकर यहाँ पर मुझे मुसीबत में डालने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके पेरेंट्स जो है उसकी आवाज़ को सुन पा रहे, तो फिर यहाँ पर वो लोग शाबी पर चिल्लाने लग जाते हैं। साथ साथ शाबी भी यहाँ पर डेजी के मन की बात को सुन पा रही थी। हान यहाँ पर मॉम डैड से कहने लग जाता है कि हमें यहाँ पर शाबी के कार्ड को फ्रीज़ करवा देना चाहिए, शाबी हमारी हाथ से बाहर निकलती जा रही है। और यहाँ पर डेजी से कहता है जाकर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि डेजी को यहाँ पर लड़के वाले देखने जा रहे हैं। बाद में यहाँ पर शाबी उनके पीछे पीछे चली जाती है एंड डेजी से कहती है कि माफ़ कर देना, अब से मैं तुम्हारे साथ बड़े अच्छे से रहूँगी। यहाँ पर डेजी मन में कह रही होती है कि अब यहाँ पर शाबी जानबूझकर पूल में गिरेगी और सारा का सारा इंसान मुझ पर लगा देगी ताकि यहाँ पर पेरेंट्स मुझ पर चिल्ला उठे। एंड यहाँ पर उसके पेरेंट्स डेजी की मन की आवाज़ को सुन रहे थे। दूसरी ओर यहाँ पर डेजी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके पैर जो है पूल के पास अपने आप क्यों जा रहे हैं। एंड यहाँ पर वो पानी में गिरने वाली थी, लेकिन उसकी बॉडी एक एंगल पर पॉज ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर शाबी अपनी पावर्स की मदद करती है और वो अपने आप को गिरने से बचा लेती है। यहाँ पर डेजी कन्फ्यूज हो जाती है, कहती कि तुम तो पानी में गिरने वाली थी, तुम पानी में गिरती की तरह कैसे बच गई। शाबी कहती वो क्या है ना, मैं गलती से गिरने वाली थी, लेकिन मैंने अपने आप को उसमें से गिरने से बचा लिया। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेजी को बड़े अच्छे से पता है कि अंकल आंटी उसकी मन की बातों को सुन पाते हैं और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती आ रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने मन में कह रही होती है कि मेरे मॉम डैड को क्या पता कि यहाँ पर जो शाबी है वो जानबूझकर ये सारी चीज़ें करती है ताकि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल सके। अंकल आंटी इस बात को सुनकर बड़े दुखी हो जाते हैं और वो लोग डेजी के लिए सिंपैथी जताने लग जाते हैं। शाबी भी यहाँ पर उसकी मन की बात को सुन पा रही थी। वो कहने लग जाती कि इतनी फॉक्स जैसी इंसान है और एक इतनी डबल फेस इंसान है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नाटक कर कह रही है, असल में इसका एम तो यही है कि यहाँ पर ये सारी की सारी फैमिली को ख़त्म कर दे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हड़प ले। दोस्तों यहाँ पर डेजी न जाने क्यों रोने लग जाती है एंड बाद में यहाँ पर उसकी मामा से शांत करवा रही होती है। इतने में यहाँ पर शाबी उन दोनों के बीच में आ जाती है और बहुत उदासा फेस बनाकर अपनी मम्मा से कहने लग जाती है वो क्या है ना, आप लोग ना इस घर पर डेजी को लाती है तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग मुझे भूल जाओगे और मुझे अबेटन कर कर अकेला छोड़ दोगे। यहाँ पर इसकी बात को सुनकर आंटी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, कहते कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, हम तुम दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे। दूसरा यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है कि बार बार यहाँ पर वो हान की मदद करती आई है ब्लड डोनेट करने के लिए। हान भी यहाँ पर शाबू से कहता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और ये
पर डेज़ी की तुम बार बार यहाँ पर इतना इमोशनल मत बना करो। डेज़ी बाद में यहाँ पर उसके डैड उसे बुलाते हैं एंड उसे समझाते हैं कि हम भी यहाँ पर तुम्हें इक्वल ही ट्रीट करेंगे, हम तुम्हें किसी आउटकास्ट जैसे ट्रीट नहीं करने वाले। आंटी बाद में बताने लग जाती है कि मेड ने यहाँ पर दोनों घरों को क्लीन कर लिया है, तो फिर तुम्हें जो रूम पसंद आए तुम वो रूम ले सकती हो। बाद में यहाँ से वो लोग अंदर की ओर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर शाबी सोच रही होती है कि इसकी वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती हूँ, क्योंकि ये जानबूझकर अपने मन में ऐसी बातें बोली जाती है ताकि यहाँ पर उसके मॉम डैड को लगे कि वो कितनी प्योर हार्टेड है। बाद में यहाँ पर अंकल अपनी दोनों बेटियों को घर दिखाने लग जाते। आंटी बताती कि देखो ये दोनों रूम में से तुम लोग कोई भी रूम चूज़ कर सकते हो, बस डिफरेंस ये है कि एक रूम बड़ा है तो दूसरा रूम छोटा है। एंड यहाँ पर डेज़ी शाबी को रूम चूज़ करने का मौका देती है, जहाँ पर मन में कह रही होती है कि देखना अब शाबी यहाँ पर सबसे छोटा वाला रूम चूज़ करेगी और विक्टिम कार्ड का प्ले करेगी और उसके बाद में मॉम डैड से पैसे मांग के जाएगी, बस एक बार नहीं बहुत बार। एंड ऐसा कर कर वो मेरे मॉम डैड की प्रॉपर्टी को हड़प लेगी। उसके मॉम डैड इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शाबी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि वो भी डेज़ी की बातें जो सुन पा रही थी। एंड यहाँ पर वो चूज़ करती है सबसे बड़ा वाला रूम। ये सुनकर यहाँ पर अंकल आंटी सोच उठते हैं कि हर बार यहाँ पर जो डेज़ी सोचती है वैसा होना पॉसिबल नहीं है, शाबी तो हमारी तो बेटी है। यहाँ पर डेज़ी शाबी से कह रही होती है कि तुमने छोटे वाले रूम को क्यों नहीं चूज़ किया। शाबी कहती है क्यों, तुमने तो मुझे कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी रूम चूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने बड़ा वाला रूम को चूज़ कर लिया है। बाद में यहाँ पर वो सोच होते कि आखिर ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं जा रही है। एंड शाबी मन में कह रही होती कि क्यों ही जाएगी, क्योंकि ये प्लॉट अब मेरे अकॉर्डिंग चलने वाला है। यहाँ पर हान उन दोनों को झगड़ने से मना करता है और उसे कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर शाबी को बड़े वाले रूम में रहना है तो रहने दो, तुम यहाँ पर मेरे रूम में रह जाना और मैं यहाँ पर इस छोटे से रूम में रह जाऊँगा। फिर बाद में यहाँ पर मॉम डैड उन्हें पैकिंग कर कर सारे सामान रखने के लिए कहते हैं और जल्द से जल्द रेडी होने के लिए, क्योंकि वो दोनों जा रहे हैं अपने फ्यूचर सन इन लॉ को देखने के लिए। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उनकी तस्वीरें दिखाने लग जाते हैं, जहाँ पर शाबी को अच्छे से प्लॉट याद होता है कि पहले वाले प्लॉट में ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पर डेज़ी ने मुझे जानबूझकर इस इंसान को मरवाने के लिए कहा था, वो भी एक डॉग की मदद से। तो मैंने डेज़ी की वजह से सब कुछ किया था, लेकिन बाद में सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर लग गया था कि मैंने जानबूझकर ये सब किया ताकि मैं इस इंसान से शादी ना कर पाऊँ। बाद में यहाँ पर आंटी उन दोनों को फोटोज़ दिखाने लग जाती है, जहाँ पर डेज़ी इन फोटोज़ को देखकर अपने मन वाला नाटक शुरू कर देती है एंड कहती कि शाबी सिर्फ इसी इंसान को चूज़ करेगी और इसके बाद में वो जानबूझकर उन सभी को और मेरे मॉम डैड को भी कार के अंदर बैठाएगी और कार के ब्रेक्स को फेल कर देगी, जिस वजह से मेरे मॉम डैड की मौत हो सकती है। यहाँ पर इस बात को सुनकर हान तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड शाबी को पूछने लग जाता है, बट शाबी ऐसा एक्ट करती है कि जैसे उसे कुछ पता ना हो एंड वो यहाँ पर दूसरे इंसान को चूज़ कर लेती है। ये सुनकर यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है, वो कहते कि तुम इसे क्यों चूज़ कर रही हो, तुम्हें तो वो वाला इंसान पसंद है ना। लेकिन यहाँ पर अंकल आंटी उन्हें झगड़ने से मना करते, कहते कि देखो शादी यहाँ पर चूज़ करने से नहीं बल्कि लव करने से होती है, तुम ऐसे किसी को भी चूज़ नहीं कर सकते। अभी जाकर हम शॉपिंग कर लेते हैं, शाम को हम देख लेंगे। बाद में यहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने के चले जाते हैं, जहाँ पर अंकल आंटी और हर सभी लोग मिलकर यहाँ पर डेज़ी के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो स्टाफ ढेर सारी न्यू ज्वेलरी से कनेक्शन उन्हें बताने लग जाती है। यहाँ पर शाबी सोच रही होती है कि इन्हें क्या मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। एंड इतने में यहाँ पर हान भी उसे ज्वेलरी सिलेक्ट करने के लिए बुलाता है, तो जैसे ही यहाँ से वो उठकर जाने वाली थी, इतने में यहाँ पर वो नॉवल वाली राइटर उसे ट्रिगर कर देती है एंड उसे बताती है कि अब यहाँ पर प्लॉट चेंज होने वाला है, जहाँ पर तुम एक ज्वेलरी को चुराओगी और उसे लेकर तुम यहाँ पर डेज़ी के बैग में डाल दोगी, जिस वजह से यहाँ पर डेज़ी तुम पर इल्ज़ाम लगाने लगेगी कि ये सारी प्लानिंग तुमने की थी यहाँ पर डेज़ी को बुरा बनाने के लिए। तो शाबी इस बात सोच लेती है कि मैं ऐसा होने देने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, इससे अच्छा है कि मैं ऐसे चुपचाप चली जाऊँ। तो वो मॉम डैड को बोलने लग जाते कि मुझे ज्वेलरीज में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सब लोग शॉपिंग कीजिए, मैं तब तक बाहर आपका वेट करती हूँ। एंड यहाँ पर वो बाहर जाने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर उसकी बॉडी बाहर जाती ही नहीं है, क्योंकि बुक के नॉवल और प्लॉट के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर चोरी तो कर करनी ही होगी। तो फिर यहाँ पर कैसे कैसे करके उस नेकलेस को उठाती है और उस बैग के अंदर ऑटोमेटिकली डाल देती है। दूसरे यहाँ पर हान जो एक ज्वेलरी को मिसिंग देखता है, तो वो सोचने पड़ जाता है। इतने में यहाँ पर डेज़ी अपने मन में बोलने लग जाती है कि देखना अभी जानबूझकर यहाँ पर शाबी ने उस नेकलेस को मेरे बैग में डाल दिया होगा, ताकि यहाँ पर सभी लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लग जाए और सभी को लगे कि मैं यहाँ पर पैसों की कितनी भूखी हूँ। यहाँ पर अंकल आंटी इस बात को सुनकर शॉक हो जाते और अंकल यहाँ पर कह रहे होते कि अगर सभी के सामने तमाशा खड़ा हो गया तो हमारी फैमिली का रेपुटेशन डाउन हो सकता है। आंटी भी यहाँ पर मैंने सोच सकती है कि शाबी आकर इतनी हद तक क्यों जा रही है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते, जहाँ पर डेज़ी बड़े अच्छे से अपने
बैग में चेक कर लेती है कि नेकलेस होगा ही एंड यहाँ पर वो भी शाबी के साथ बाहर निकलने लग जाती है। बट यहाँ पर गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं कि अगर आपने कुछ खरीदा नहीं है तो फिर हमें आपकी चेकिंग करनी होगी, इसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी जो है बड़े खुशी खुशी अपना बैग देने लग जाती है एंड जैसे यहाँ पर उस बैग को आगे करती है तो फिर यहाँ पर वो अलार्म सिस्टम बजने लग जाता है। इतने में यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चल जाता है, जहाँ पर वो लोग इस फैमिली को रिकग्नाइज कर लेते हैं, साथ साथ उनकी दूसरी बेटी डेज़ी को भी, कि तो बहुत टाइम से यहाँ पर माउंटेन्स पर रहती हुई आई है तो फिर ज़रूर इसी ने कुछ यहाँ से चुराया होगा, कि क्या है ना उसने इतनी लग्जरियस चीज़ें देखी नहीं होगी। यहाँ पर डेज़ी रोती हुई अपने मॉम डैड के पास चली जाती है और उनसे समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझ पर भरोसा कीजिए, आप चाहे तो यहाँ पर CCTV कैमरा चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया है। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ आकर बताने लग जाती है कि हमारा 5 लाख का जो हीरो का हार है वो यहाँ से गायब हो चुका है, तो फिर मुझे आपके बैग को चेक करना होगा। एंड यहाँ पर डेज़ी बड़ी खुशी खुशी अपना बैग देती है, बट यहाँ पर शाबी तुरंत ही यहाँ पर डेज़ी का बैग को छीन लेती है। डेज़ी बोलने लग जाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे बैग को एक बार चेक तो करने दो ताकि उन्हें समझ आ जाए कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। शाबी कहते कि नहीं, तुम्हारा बैग कोई चेक नहीं कर सकता, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। डेज़ी बोलती कि अब मैं समझ रही हूँ, इन सभी के पीछे तुम्हारा याद है, तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। मैं तो माउंटेन से इतने सालों बाद अपने पेरेंट्स से यहाँ पर मिलने के लाई हूँ और तुम्हारी वजह से यहाँ पर सभी लोग मुझ पर ब्लेम डाल रहे कि मैं इलिटरेट पर्सन हूँ, मैंने इतनी लग्जरियस चीज़ों को कभी देखा ही नहीं होगा। अब मैं समझूँ कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। एंड यहाँ पर वो उसके हाथों से उस बैग को छीनने की कोशिश करती है। शाबी यहाँ पर उसे वार्निंग भी देती है कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ, ये बैग ना खोलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फिर यहाँ पर डेज़ी बोलती कि नहीं, इस बैग को अब मुझे यहाँ पर चेक करना ही होगा, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों से इस बैग को छीन लेती है और उस बैग का सारा सामान नीचे गिराने लग जाती है। एंड आगे जाकर यहाँ पर वो शाबी के कान में बोलती है कि देखना, ये लोग बहुत जल्दी तुम्हें डिसऑन करने वाले हैं। एंड यहाँ पर शाबी स्माइल कर रही होती है क्योंकि जैसे यहाँ पर डेज़ी नीचे देखती है वहाँ पर ढेर सारी फ़ोटोज़ डेज़ी की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड फ़ोटोज़ थी। और इन फ़ोटोज़ को देखकर यहाँ पर उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, कहते कि तुम ये सारी चीज़ें करती हो, हमें तो पता भी नहीं था। एंड यहाँ पर हान बोलने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि शाबी यहाँ पर हमारी फैमिली की रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे पहले से ही पता था कि ये फ़ोटोज़ उसके बैग में है, इस वजह से वो ये बैग देने से डरी थी ही नहीं। शाबी कहती है कि हाँ, मैं तो अपनी बहन के इस शेमफुल एक्ट को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बहन ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। फिर हमें यहाँ पर सीन बताया जाता है जहाँ पर शाबी जैसे इस बैग को छीन लेती है, तब यहाँ पर वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ कर सारे की सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देती है यहाँ से वहाँ। दोस्तों यहाँ पर डेज़ी बड़े भोले बनने का नाटक करना शुरू कर देती है, कहती कि जब मैं माउंटेन साइड में थी तो फिर यहाँ पर मेरे मॉम डैड मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे एंड यहाँ पर मैं किसी के बहकावे में आकर एक लड़की के साथ भाग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे टॉर्चर किया था ऐसे फ़ोटोज़ लेने के लिए, वरना मैं यहाँ पर ऐसे फ़ोटोज़ क्यों ही लूँगी। यहाँ पर अंकल आंटी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होते, तो वो अपने ड्रामे को और बढ़ा देती है, कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जाकर अपनी जान को दे दूँगी, मैं यहाँ पर किसी को भी डिज़र्व नहीं करती हूँ। एंड यहाँ पर अंकल आंटी उससे रोकने लग जाते, कहती कि देखो तुमने इतना भी बुरा काम नहीं किया जो अपने तुम जान देने के लिए चाह रही हो, सारी की सारी गलती मॉम डैड की है कि हमने यहाँ पर तुम्हें इतने सालों पहले खो दिया था, अगर हमने तुम्हें ना खोया होता तो फिर तुम अभी हमारी तरह ही होती। बाद में ऐसे वो लोग घर जाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर जाते समय डेज़ी जानबूझकर शाबी को धक्का देती है, जिस तरह से यहाँ पर शाबी के हाथों से वो नेकलेस गिर जाता है एंड स्टाफ कहते कि इसका मतलब ये कि नेकलेस तुमने चोरी किया था। डेज़ी कहती कि देखा, मैंने कहा था ना कि लड़की बहुत ज़्यादा ही चालाक है। शाबी बोलती कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने ये नेकलेस को खरीदा हुआ है। वो सब बताने लग जाती है कि आप तो बस टेबल पर बैठकर चॉकलेट्स खा रही थी, तो आपने बिलिंग कब की होगी। डेज़ी ये बोलते कि हाँ, ये बिलिंग कर ही नहीं पाएगी क्योंकि मॉम डैड ने इसे कार्ड के ट्रांजैक्शंस को रुकवा दिया है, तो ये पेमेंट कैसे कर सकती है। शाबी कहते कि जाओ जाकर उस चॉकलेट बार्स को यहाँ पर लाओ, वो चॉकलेट्स नहीं है। एंड जैसे यहाँ पर स्टाफ उसे लेकर आती है, शाबी अपने मैजिकल पावर्स का यूज़ कर उन गोल्डन रैपर्स को रियल गोल्ड बना देती है, जहाँ पर वो स्टाफ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो सारी चीज़ों को पैक कर ला देती है। डेज़ी यहाँ पर शाबी को बोलने लग जाती है कि देखना, एक ना एक दिन मैं मॉम डैड के सामने तुम्हारे रियल फेस को बाहर निकाल कर ही रहूँगी। शाबी बोलती कि जो करना कर लो, सबसे पहले अपना रियल फेस सामने लाओ, इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी तुमने खुद करवा कर रखी है। दिल से यहाँ पर शाबी वो नेकलेस अपनी मम्मा को एज ए गिफ्ट देने लग जाती है।
एंड यहाँ पर डेज़ी अपने मम ने बोलती है कि देखा, अब यहाँ पर शाबी ये टूटा फूटा नेकलेस मॉम को देगी और मॉम को अपनी जान में फंसा लेगी, ताकि जब वो लोग इवेंट में जा रहे हो तो फिर वो मॉम को जानबूझकर दूसरी कार में बचाएगी और वो कार को क्रैश करा देगी। आंटी बाद में यहाँ पे वो जो नेकलेस है उसे लेने से मना कर देती है, कहते हैं कि मेरे पास और भी ज़्यादा नेकलेस है। एंड शाबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि इस मन की बात की वजह से यहाँ पर वो सभी के सामने बुरी बनती जा रही है और डेज़ी अच्छी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठने लग जाते हैं, जहाँ पर शॉबी की बॉडी ऑटोमेटिकली ड्राइवर वाली सीट पर आ जाती है। एंड यहाँ पर उसकी बॉडी कुछ ढूंढ रही होती है, जहाँ पर उसे खुद को कुछ पता नहीं होता है। और तो यहाँ पर आंटी जब उसे पूछती है तब वो उसे फ़ोन बोल देती है। एंड यहाँ पर डेज़ी मन में बोलने लग जाती है कि हाँ, शाबी अपने फ़ोन को ढूंढ रही है ताकि ड्राइव करते टाइम वो फ़ोन का इस्तेमाल करे। एंड जैसे ही एक्सीडेंट हो वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाए और सारा का सारा अपना ब्लेम फ़ोन पर डाल दे कि फ़ोन देखने की वजह से एक्सीडेंट गलती से हो गया। बाद में यहाँ पर जैसे वो फ़ोन को ढूंढती है, आंटी यहाँ पर उसे वो फ़ोन यूज़ करने से मना कर देती है, तो शाबी भी उस फ़ोन को यहाँ पर विंडो से बाहर फेंक देती है, जिस चीज़ को देखकर डेज़ी शॉक हो जाती है। शाबी कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर ड्राइव बड़े सेफली करूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर जैसे वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं, सामने यहाँ पर एक ब्लाइंड मैन था जो कि रास्ते को क्रॉस कर रहा था। शाबी यहाँ पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थी, बट वो ब्रेक वर्क ही नहीं कर रहा था। साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी सी ट्रक भी खड़ी थी जिससे उनकी टकरार होने वाली थी। वो लोग यहाँ पर उसे लेफ्ट और राइट जाने के लिए बोलते हैं, बट उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। एंड यहाँ पर शाबी इस सभी चीज़ों को अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर पास कर देती है और अपनी गाड़ी को छोटी कर उस ट्रक के नीचे से चली जाती है और वापस अपनी गाड़ी को बड़ी कर देती है, जिसके बाद में सभी लोग रीस्टार्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आंटी को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो गया। एंड यहाँ पर शाबी अपनी मम्मा को रीअश्योर करती है कि आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों में से किसी को भी कुछ होगा नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसकी मामा से कह रही होती है कि वो गोल्डन बार जो तुमने यहाँ पर मेरे नेकलेस की पेमेंट कर दिया था वो तुम्हारे लिए बहुत प्रीशियस है और ये बात मुझे पता है, तो फिर तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं तुम्हारे कार्ड में और 50 मिलियन ऐड करवा दूंगी, तुम जो चाहे उस चीज़ की शॉपिंग कर सकती हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर डेज़ी जेलस फील करने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हम सेम ब्लाइंड पर्सन को देखते हैं और तो यहाँ पर स्टाफ चली जाती है मेन पर्सन को ड्रिंक सर्व करने के लिए, जो कि यहाँ पर जी होता है। एंड यहाँ पर जी को मिया जो है क्वेश्चन पूछ रही थी कि क्या तुम आज यहाँ पर शाबी को प्रपोज करने वाले हो। जी मिया से कहने लग जाते कि शाबी, उसे मैं क्यों प्रपोज करूँगा। अब यहाँ पर वापस से डेज़ी आ चुकी है, जहाँ पर डेज़ी को देखती मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, तो अगर कोई मेरी वाइफ बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ डेज़ी ही होगी। इतने में यहाँ पर वो फैमिली की एंट्री हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाबी को राइटर ऑलरेडी यहाँ पर वार्निंग दे देती है कि अभी एक और प्लॉट यहाँ पर ट्रिगर होने वाला है, जहाँ पर वो लेटर वाला प्लॉट होगा, तो फिर बचकर रहना। शाबी यहाँ पर ठान लेती है कि इस प्लॉट को तो मैं होने देने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। जी यहाँ पर अंकल आंटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर वो डेज़ी को देखकर खुश होता है और उसके हाथों में से ब्यूटीफुल बुलाते हुए उसे किस करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी अपना नाटक शुरू कर देती है एंड यहाँ पर माइंड में वो बोलने लग जाती है कि देखना, यहाँ पर शाबी की शादी सिर्फ और सिर्फ जी से होकर रहेगी, ये लोग मेरी शादी थोड़ी ना जी से करवाने वाले हैं। लेकिन इन्हें क्या पता, जी से शादी होने के बाद वो जी के साथ मिल जाएगी और तो वो जी को भी अपने प्यार में सेड्यूस कर लेगी, जिसके बाद में यहाँ पर जी सिर्फ और सिर्फ उसकी बात मानेगा और मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट चला जाएगा। इस बात को सुनकर आंटी यहाँ पर अंकल से बोलने लग जाती है कि देखो, डेज़ी हमारी रियल बेटी है, तो हम डेज़ी की शादी यहाँ पर अच्छे घराने में कराएंगे, ना कि किसी और से। तो फिर यहाँ पर अंकल ऐसा बोलने लग जाते कि अगर ऐसा रहा तो फिर यहाँ पर शाबी हमसे झगड़ने लग जाएगी जी को लेकर। आंटी बोल देती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो हम शाबी को घर से बाहर निकाल देंगे। दूर से यहाँ पर जब डेज़ी ये सारी बातें बोल रही होती है तो फिर मिया, जी और वह स्टाफ सभी के सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर उन्हें ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जी भी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि जो डेज़ी है उससे तो अपना मुंह खोला ही नहीं, तो फिर उसकी आवाज़ मुझे सुनाई कैसे दे रही है। शाह भी यहाँ पर बोल रही होती है, इस जी को लगता है कि दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान होगा, बट ये अपनी आंखें खोलेगा या फिर अपनी आंखों पर चश्मा लगाएगा तब जाकर इसे समझ आएगा कि दुनिया में इससे भी ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं। एंड यहाँ पर शाह भी उस ब्लाइंड पर्सन को अप्रोच करने के लिए चली जाती है जिसका नाम चान होता है। बाद में यहाँ पर शाह भी उसे अपना भी इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, जहाँ पर चान को पता होता है कि वो वैंग फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरा यहाँ पर चान सोच रहा था कि अभी मुझे जिसकी आवाज़ सुनाई, इसका मतलब ये है कि वो उसकी बहन टीसी की आवाज़ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि
बल्कि यहाँ पर आए हुए सारे के सारे गेस्ट डेज़ी की आवाज़ को सुन पा रहे थे। डेज़ी यहाँ पर अपने मन में कह रही होती है कि शॉबी ने जानबूझकर यहाँ पर चान को अप्रोच किया क्योंकि उसे पता है चान ब्लाइंड है और उसके पेरेंट्स भी नहीं है, तो फिर देखना ये पक्का उसे बुली कर रहेगी। दोस्तों यहाँ पर शॉबी चान के हाथ पर चोट को नोटिस करती है। आंटी इतने में भाग कर आते हैं और उसे कहती है कि देखो इसे बुली मत करना। शॉबी कहती कि मैं तो बस इसकी आंखों की रेखाएं को देख रही हूँ। इतने में यहाँ पर डेज़ी बोलने लग जाती है कि देखना शॉबी ने यहाँ पर जानबूझकर उसके हाथों को पकड़ा है, लेकिन कुछ ही समय में वो चिल्लाएगी और कहेगी कि यहाँ पर छानू से मोलेस्टेट कर रहा है। और यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि तुम्हारी रेखाएं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और तुम बहुत लकी हो। अभी फ़िलहाल तुम्हारी चीज़ें ढंग से चल नहीं रही होंगी, लेकिन फ्यूचर में तुम यहाँ पर जाने के रिच इंसान बनने वाले हो। यहाँ पर डेज़ी मन में बोलने लगती है कि शॉबी ये सारी चीज़ें जानबूझकर कर रही है ताकि यहाँ पर वो अटेंशन गेन कर पाए जी का, एंड जी खुद ब खुद उसके पास आ जाए। और तो यहाँ पर देखना ये जी के साथ शादी करने के बाद किस तरीके से पागल हो जाएगी और पागलपंती में आकर अपने मॉम डैड को ही गन से मार देगी। साथ साथ मेरे भाई की भी मौत इसी की वजह से होने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर जी बोलने लग जाता है कि शॉबी तुम मुझसे इतनी ज़्यादा ऑब्सेसिव होगी मुझे पता नहीं था। शॉबी यहाँ पर कुछ बोलने जा रही थी तो वो उसे बोलने का मौका देता ही नहीं है। कहता है कि बस करो, अब अपनी फीलिंग्स कन्फेस मत करो, मैं तुम्हारी मन की बातों को अच्छे समझ सकता हूँ। तुम यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो और तुम मुझसे शादी करने के लिए मर ही जा रही हो। शॉबी कहती कि हाँ प्यार और तुमसे, तुम तो एक नंबर के नार्सिसिस्ट हो, आखिर तुमसे प्यार कौन ही कर सकता है। एंड यहाँ पर वो उसकी बेइज्जती कर देती है कि तुम इतने अगली दिखते हो, भर भर के भैंसों जैसे खाना खाते हो और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर प्यार मुझे तुमसे होगा। बाद में यहाँ पर वो अपने मुंह पर हाथ रखती है, कहते कि माफ़ कर देना, जल्दबाजी मैंने कुछ ज़्यादा सच्चाई बोल दी। दोस्तों यहाँ पर छान ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था एंड यहाँ पर उसका शॉबी में इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर डेज़ी मन में बोल रही होती है कि देखना अब कुछ समय में यहाँ पर शॉबी एक लेटर लेकर आएगी और सभी के सामने उस लेटर को पढ़ेगी। सभी लोग यहाँ पर लेटर की बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं एंड सोच रहे थे कि आखिर ने कौन सी लेटर की बात करी है। तो फिर यहाँ पर शीन अपने मन में आगे की स्टोरी बता रही होती है कि ये लेटर यहाँ पर शॉबी ने लिखी है बहुत वर्गरली जी के लिए, लेकिन यहाँ पर वो सभी के सामने ऐसा दिखाएगी कि जैसे वो लेटर मैंने लिखा है जी के लिए उन गंदी गंदी बातों के साथ में, और सभी लोग यहाँ पर मेरा मजाक बनाएंगे और मुझे उस फैमिली का हिस्सा तक नहीं मानेंगे। शॉबी यहाँ पर बड़ी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पता है कि उसने कोई भी लव लेटर नहीं बनाया हुआ है, तो फिर लेटर यहाँ पर आ सकता ही नहीं है। लेकिन राइटर यहाँ पर उसे वार्निंग देने लगती है कि अब से प्लॉट की शुरुआत होगी। एंड यहाँ पर हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि एक प्लेट में एक बॉक्स को लेकर आ रहा होता है एंड उसके अंदर से यहाँ पर लव लेटर्स खुद ब खुद बाहर निकलने लग जाते हैं, जहाँ पर मियाँ उसे देखकर बोलते कि ये सारी चीज़ें तो लव लेटर्स है। हान यहाँ पर उस लेटर को पढ़ने लग जाता है सभी के सामने, जहाँ पर उस लेटर को पढ़कर बड़ा गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि मुझे पता है ये हैंड राइटिंग किसकी है, ये चीज़ यहाँ पर शॉबी ने लिखी है। डेज़ी यहाँ पर गुस्से में शॉबी के पास चली जाती है एंड कहती है कि तुमने तो इस बार लिमिट्स को क्रॉस कर ही दिया है, एंड वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी बट यहाँ पर शॉबी उसके हाथों को पकड़ लेती है। शॉबी कहती है कि बिन मतलब का मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो तो बेहतर होगा। डेज़ी कहती है कि अब नाटक बंद भी करो, यहाँ पर हम सभी को पता है कि तुम यहाँ पर कितना ज़्यादा मरी जा रही हो जी से शादी करने के लिए। तुम्हें इसी बात का डर है ना कि यहाँ पर मॉम डैड मेरी शादी जी के साथ करा देंगे और तुम्हारी शादी इस ब्लाइंड इंसान के साथ में, इस वजह से तुम ये सारे नाटक कर रही हो ताकि सभी के सामने मेरा नाम खराब हो जाए, तुम्हारी शादी जी के साथ हो जाए और मेरी शादी इस लो क्लास ब्लाइंड पर्सन के साथ हो जाए, ताकि तुम यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी सारी के सारी चीज़ें एंजॉय कर सको एंड यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ और कोई भी मोमेंट को फ्रीली ना जी सकूँ। शॉबी कहती कि नाटक करना बंद करो। डेज़ी बोलती कि मैं नाटक थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बहन जैसी मानती हूँ, लेकिन तुम हमेशा से मुझसे नफरत करती आई हो। एंड यहाँ पर सभी लोग बाद में शॉबी के अगेंस्ट बात करने लग जाते और उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते कि शॉबी जैसी बहन तो हमें कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। शॉबी को तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि अभी भी यहाँ पर डेज़ी के मॉम डैड ने उसे घर पर रखा हुआ है और उसे वो पोजीशन दे के रखी है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की तो इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। जी भी यहाँ पर शॉबी पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम इतनी साइकोपैथिक लड़की निकलोगी मुझे पता नहीं था, और अब यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कभी रेडी नहीं रहूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। यहाँ पर शॉबी उस पर चिल्ला देती है, कहते कि तुम क्या मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं यहाँ पर तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, भले तुम यहाँ पर नील डाउन करके मेरे पैर क्यों ना पड़ लो, पर तुमसे शादी मैं सपनों में भी नहीं करूँगी। बाद में यहाँ पर छान उठ जाता है एंड शॉबी को बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर आइज़ में एक ब्लाइंडनेस की डिजीज़ है जिस वजह से मैं देख नहीं पाता हूँ, और मैं समझ सकता कि आखिर मुझसे शादी करना कौन ही चाहेगा, तो फिर मैं इस बात पर तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर डेज़ी के रेपुटेशन को ख़राब करना ये तो बहुत बुरी बात है। आंटी भी यहाँ पर शॉबी को बोल रही होती है कि इतने सालों से हमने तुम्हें पाला पोसा है, सारी चीज़ें दी है, सारा प्यार दिया है,
और अभी भी हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन यहाँ पर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। शाबी कहते कि मेरा इससे इस पास में एक्सप्लेनेशन है। आप सभी लोग इस लेटर को ध्यान से देखिए। ये लेटर जी के लिए नहीं बल्कि ये लेटर चान के लिए लिखा गया है, और ये लेटर यहाँ पर डेजी ने नहीं बल्कि मैंने ही लिखा है। हैंड राइटिंग भी मैंने ही है। मैंने यहाँ पर एक बार भी नहीं कहा कि ये लेटर यहाँ पर डेजी ने लिखा हुआ है। ये सारे के सारे लेटर्स मेरे हैं जो कि मैं यहाँ पर चान को देना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर शाबी चान के पास चली जाती है, जहाँ पर वह सभी सामने बोल देती है कि मैं चान को पसंद करती हूँ एंड मैं उसी के साथ शादी करूँगी। साथ साथ यहाँ पर वो उसकी गालों पर किस भी कर देती है। आंटी बोलती कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। शाबी कहते कि हाँ, और मैंने आप सबसे घर पे कह दिया था कि मैं चान से शादी करना चाहती हूँ। चान यहाँ पर बोलने लग जाता है कि आज पहली बार है जहाँ पर हम मिले हैं, और पहली बार में यहाँ पर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। डेजी कहते कि मुझे अच्छे से पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ताकि मॉम डैड को यहाँ पर तुम्हारे लिए बुरा लगने लगे। शाबी कहती कि मेरे लिए मॉम डैड को बुरा क्यों लगेगा। डेजी बोले क्योंकि यहाँ पर वो अंधा है, वो देख नहीं पाता है, वो ढेर सारे काम नहीं कर सकता है। ये बात सुनकर यहाँ पर अंकल आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम ऐसी बातें कैसी कर सकती हो। शाम यहाँ पर डेजी से कहती कि देखा कि बातें तुम कह रही हो कि यहाँ पर चान कोई भी चीज़ के एलिजिबल नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये ढंग से चल पा रहा है, ढंग से बोल पा रहा है, ढंग से खा पी पा रहा है, तो और क्या चाहिए। तुमने इसे अपनी नज़रों में ख़राब बना कर रख दिया, ना कि मैंने। बाद में यहाँ पर अंकल शाबी सा चान से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। कहते कि क्या करें, डेजी यहाँ पर माउंटेन साइड में पली बड़ी हुई है, तो फिर यहाँ पर उसे मैनर्स अच्छे से नहीं सिखाए गए। इस वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे ऐसी बातें कर रही है। यहाँ पर डेजी रोने का नाटक करने लग जाती है और चान से कहती कि मेरा ये सब कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं था। आप यहाँ पर डिसेबल पर्सन हो और ये हम सबको पता है। कहीं यहाँ पर शाबी आपकी इस डिसेबिलिटी का फ़ायदा ना उठाने लग जाए, बस इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कह रही थी। और आपको पता नहीं है कैसी लड़की है। जी यहाँ पर डेजी को रोने से मना करता है एंड यहाँ पर शाबी को बोलता है कि तुम डेजी से माफ़ी मांगो। शाबी कहते हैं कि मैंने कौन सी गलती की है और मैं डेजी से माफ़ी क्यों ही मांगूंगी। मैं तो यहाँ पर जान के लिए अपनी फीलिंग्स को बस कन्फेस कर रही हूँ। बाद में यहाँ पर सभी लोग उन दोनों सिस्टर्स पर एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं कि यहाँ पर दोनों की दोनों बेटियाँ आपस में झगड़ा कर रही है। बाद में यहाँ पर डेजी उसके आगे बढ़ती है और उस लेटर को दिखाते हुए उसे पूछती है कि चलो ठीक है, ये लेटर तुमने लिखा हुआ है, तुम्हारी हैंड राइटिंग है, ये तुमने कन्फेस कर दिया, लेकिन इस लेटर पर मेरे सिग्नेचर्स क्या कर रहे हैं। हान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। हान कहता है कि शाबी अब तो सभी को सारी सच्चाई बता दो, या फिर तुम चाहती हो कि मैं एक एक लेटर को ओपन कर कर सभी के सामने पढ़ता जाऊँ। डेजी कहते कि हाँ, अब हमें यही करना होगा ताकि सभी को समझ आए कि आखिर किस तरीके से इससे मुझे इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फ्रेम करने की कोशिश की है। अंकल यहाँ पर अपनी वाइफ से बोलने लग जाते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें सचमुच शाबी ने की होगी तब उसे घर से सचमुच निकाल देने वाले हैं। आंटी भी यहाँ पर कहने लगती कि हाँ, हमने यहाँ पर इसे क्या कुछ नहीं दिया, ये अडॉप्टेड लड़की कितनी अनग्रेटफुल है, हमें यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक्शन सीने ही होंगे। दोस्तों, हमारी नज़र शाबी के वॉच पर चली जाती है, जहाँ पर हार्ट रेट बड़ी स्पीड से नीचे गिर जाता है। बाद में यहाँ पर एक एक करके वो सभी लोग उस लेटर्स को पढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर डेजी भी उस लड़के को पढ़ती है। शाबी कहती कि हो गया लेटर पढ़कर, अब मैं कुछ कह सकती हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं प्राइवेटली चान को पढ़ने देना चाहती थी, लेकिन तुम सब ने मेरी इस लेटर का मजाक बनाकर लग दिया, मेरे कन्फेशन का भी। और तर मॉम डैड, आप लोग मेरे पर यकीन करने के रेडी हो ही नहीं, क्योंकि आप लोग अपनी रियल बेटी के आने के बाद मुझे अपनी बेटी मान ही नहीं रहे हो। आंटी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अभी भी अपनी डॉटर ही मानती हूँ, लेकिन सिचुएशंस की वजह से यहाँ पर हम चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर डेजी अपने डैड से कह रही थी कि प्लीज़ आप मेरी बातों का यकीन मानिए, एंड यहाँ पर उसके डैड उसे पर चिल्ला देते, कहते कि बस अब एक और शब्द मत कहना, तुम जानबूझ के यहाँ पे सारी चीज़ें बोली जा रही हो ताकि हम यहाँ पर शाबी को हेट करते जाए। एंड तब सभी लोग यहाँ पर शाबी से माफ़ी मांगने लग जाते। डेजी यहाँ पर जी से मदद मांगती है, बट जी भी यहाँ पर डेजी को चिल्ला देता है, कहते कि अब बस भी करो। पहले तो मुझे लग रहा था कि शाबी ने ये सब किया होगा, बट यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है, शाबी ने तो कुछ किया भी नहीं है। डेजी बोलने लग जाती कि ठीक है, अगर किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर जीना नहीं चाहती हूँ, मैं जाकर मर जाऊँगी। एंड यहाँ पर वो टेबल से अपने सर को पटकने लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड अंकल आंटी बड़ा रिग्रेट करते डेजी पर चिल्लाने के लिए। दूसरा यहाँ पर शाबी चान को लेकर वहाँ से जा रही होती है, जहाँ पर जी उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम सचमुच क्या चान को पसंद करती हो। शाबी कहती है कि मेरे पीछे मत आओ, मैं शान को लाइक करती हूँ, और हाँ तुम जाओ अपने लवर डेजी के पास में। इतने में यहाँ पर हानू से कह रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ तुम उठ जाओ, मैं अपनी कंपनी, मैं अपने शहर, मैं अपने रियल एस्टेट वाले एजेंट और सारी चीज़ें तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। अंकल भी यहाँ पर
डेज़ी से यही सारे वादे करने लग जाते हैं, जहाँ पर डेज़ी अपने मन में बोल रही होती है कि यस, अब सारी की सारी इनहेरिटेंस मेरे नाम पर होगी। एंड यहाँ पर शाबी बड़ी खुश हो जाती है कि डेज़ी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली है, क्योंकि यहाँ पर उसके मॉम डैड ने उसकी इस बात को सुन लिया और उसके मॉम डैड तुरंत ही शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर अंकल डेज़ी को चुपचाप उठने के लिए कहते हैं। डेज़ी उठती नहीं है। आंटी बोलती है कि प्रिटेंड करना बंद करो, हमें पता है कि तुम कुछ बेहोश नहीं हुई हो, तुम बस नाटक कर रही हो। दोस्तों यहाँ पर शाबी जा रही होती है तो फिर यहाँ पर आंटी शाबी को वहाँ जाने से रोक देती है। और तब यहाँ पर अंकल को इतना गुस्सा आता है कि ये सारी चीज़ें डेज़ी अपने इनहेरिटेंस के लिए कर रही थी। एंड बाद में यहाँ पर आंटी शाबी को रोकती है, जहाँ पर वह सभी के सामने अपनी बेटी की प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी और अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी सब कुछ यहाँ पर शाबी के नाम पर करने के लिए बोल देती है। डेज़ी बोलती है कि मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं आपकी रियल बेटी हूँ, बायोलॉजिकल बेटी हूँ। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम मेरी रियल बेटी हो, मेरी अडॉप्टेड बेटी है, वो भी मेरी बेटी है और वो तुम्हारी ही बहन है। यहाँ पर जो भी अच्छे से परफॉर्म करेगा उसे प्रॉपर्टी के हिस्से मिलने वाले हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। बाद में यहाँ पर अंकल आंटी सभी के सामने ये शादी वाली चीज़ भी अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पर डेज़ी की शादी जी के साथ होगी, तो फिर शाह की शादी यहाँ पर छान के साथ में होगी। छान को यहाँ पर वो लोग पूछ देते हैं कि छान को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। छान यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स करे इसके पहले ही शाह भी बोल देते कि नहीं, छान को क्या ही प्रॉब्लम होगी, मैं जो उसके साथ नहीं हूँ। यहाँ पर अंकल छान को और जी को दोनों को बता रहे होते कि भले ही यहाँ पर एक मेरी अडॉप्टिव बेटी है और एक बेटी जिसे हमने खो दिया था, बट यहाँ पर हम दोनों बेटियों को इक्वल प्यार देंगे और इक्वल एजुकेशन भी और इधर इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल मैनर्स भी। तो फिर ये लोग बड़े अच्छे से पले पड़े हैं, तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर उन्हें चेरिश कर रखना होगा। बातें यहाँ से वो लोग जाने लग जाते, जहाँ पर अंकल गुस्से में आकर डेज़ी से कहते हैं कि आगे कोई तमाशा मत खड़ा करना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर शाइन फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस शाइन को देखते हैं। एंड यहाँ पर आंटी उन सभी गार्ड्स को ऑर्डर दे रही होती है कि कुछ भी कर हमें मेरे बेटे को ढूंढना ही होगा। एंड यहाँ पर जो भी मेरे बेटे को ढूंढ निकालेगा उससे मैं यहाँ पर 1 बिलियन का इनाम देने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर अंकल सोच रहे होते कि न जाने मेरा बेटा कहाँ पर होगा और न जाने मैं उसे कब ढूंढ निकालूंगा। मैंने इतनी सारी चीज़ें उसी के तो बना कर रखी है कि आगे जाकर वो मेरी कंपनी का न्यू हायर बन सकेगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाबी को और दर्द छान को रात को वॉक करते हुए देखते, जहाँ पर शाबी छान से कह रही होती कि मुझे तुम्हारी आंखों की ट्रीटमेंट करवानी है। छान कहते कि हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट है। शाबी बोलती कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी आंखों की नज़र को भी वापस लाऊंगी, साथ साथ मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से भी मिलवाऊंगी। छान को यहाँ पर शाबी की बातों पर यकीन हो ही नहीं रहा था। उसे लगा था कि क्या करे, बेचारी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होगी, तो फिर कोई बात नहीं, मैं उसकी एक्साइटमेंट तोड़ना नहीं चाहता हूँ। इतने में हम यहाँ पर एक कार को देखते हैं जो कि बड़ी तेज़ी से उन्हीं की ओर आ रही होती है। एंड यहाँ पर उस कार में बैठी हुई थी डेज़ी और वो गुस्से में आकर उन दोनों को टक्कर मारने वाली थी, बट यहाँ पर शाबी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड उस कार को रिवर्स में डाल देती है, जिस वजह से वो कार पीछे जाने लग जाती है। डेज़ी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। डेज़ी यहाँ पर खुद ब खुद कार से बाहर निकलती है और नीचे गिर जाती है एंड शाबी यहाँ पर वो कचरे का डिब्बा उसके सर पर गिरा ही देती है। बस इतना ही नहीं, शाबी यहाँ पर अपने हाथों को बहुत लंबा कर देती है एंड यहाँ पर वो अपने हैंड्स को यहाँ पर डेज़ी के गाल तक ले जाती है, उसे थप्पड़ मारती है एंड वापस से अपने हाथों को नॉर्मल कर लेती है। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर डेज़ी तो उसे मॉन्स्टर बुलाने लग जाती है। शाबी कहती है कि मैं मॉन्स्टर नहीं, तुम एक चुड़ैल हो। एंड यहाँ पर पीछे मुड़ने वाली तब उसका पैर फिसलने वाला था, बट यहाँ पर छान उसे बचा लेता है। शाबी कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं फिसल कर गिरने वाली थी। छान कहते कि 6 सेंस, भले यहाँ पर मेरी आंखें ना हो बट मेरे 6 सेंस बड़े अच्छे से काम करते। एंड यहाँ पर वो उसे गोद में उठा लेता है, कहते कि तुम मुझे रास्ता बताना एंड मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। जहाँ पर अभी भी डेज़ी शाबी को मॉन्स्टर बुला रही थी, तो शाबी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेज़ी के सर के ऊपर बारिश हो रही होती है एंड डेज़ी यहाँ पर भागते हुए अपनी कार में बैठ जाती है। बट इसके बाद भी यहाँ पर ये बारिश रुकती नहीं है, उसकी कार में भी यहाँ पर पानी भर ही जा रहा था एंड यहाँ पर डेज़ी को शाबी के ऊपर और भी गुस्सा आ जा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर शाबी, छान और तर बाकी के फैमिली मेम्बर्स बैठकर डिनर कर रहे होते, जहाँ पर अंकल उन दोनों को कंग्रेचुलेट कर रहे थे एक साथ एंगेज होने के लिए एंड कहते कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशल चीज़ से प्रिपेयर कर रखी है। दोस्तों यहाँ पर आंटी सोचने पड़ जाती है कि इतनी रात हो चुकी है बट अभी तक डेज़ी घर पर वापस नहीं आई है, कहीं कोई वो मुसीबत में ना पड़ गई हो।
एंड यहाँ पर डेजी जैसे ही आती है वो रोना शुरू कर देती है। आंटी यहाँ पर डेजी को ऐसी हालत में देखकर शॉक हो जाती है और वो नर्वस होने लगती है। डेजी यहाँ पर रोते रोते सारा का सारा इंसान शाबी पर लगाने लग जाती है। शाबी कहती है कि मुझ पर इंसान क्यों लगा रही हो, मैंने अच्छे से देखा था, तुम कचरे के डिब्बे के बाजू में बैठी हुई थी एंड कितनी सारी मक्खियाँ तुम पर भिन भिन आ रही थी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आई। यहाँ पर डेजी अपनी मॉम को बता रही होती है कि शाबी को मैजिक आता है। शाबी कहते कि अरे हाँ, मैं आप लोगों को तो एक बात बताना भूल ही गई कि मुझे यहाँ पर मैजिक करने आता है। इतने में यहाँ पर हाथ नोट कर आता है जहाँ पर वो अपने बॉडी टेम्परेचर को और शाबी के बॉडी टेम्परेचर को चेक करने लग जाता है और कहते हैं कि हम दोनों के बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें फीवर नहीं है, तो फिर यहाँ पर तुम इतनी ऊट पटांग बातें क्यों कर रही हो। डेजी कहते हैं कि प्लीज़ मॉम, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, यहाँ पर शायद से किसी भूत ने शाबी को पोजेस कर रखा हुआ है। अंकल कहते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो, यहाँ पर भूत प्रेत की बात आखिर कौन ही करता है। इतने में यहाँ पर शाबी जो होती है एक टेल सम को बाहर निकालती है और तो वो डेजी के सिर पर चिपका देती है, जिस वजह से यहाँ पर डेजी सच्चाई बोलने लग जाती है कि तुम पिच हो और देख लेना, इस पूरे के पूरे घर की प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम पर होगी एंड सारे के सारे शेयर्स भी मैं ही लेकर आऊँगी, तुम्हारे हाथ में मैं चवन्नी भी नहीं आने दूंगी। इस बात को सुनकर अंकल आंटी शॉक हो जाते हैं। आंटी कहती कि आखिर तुम इतनी बुरी बातें कर कैसे सकती हो, तुम इतनी बेज़ुबान कैसे हो सकती हो। इतनी में यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाता है तो आकर यहाँ पर वो डेजी पर चिल्लाने लग जाते। डेजी कहती कि तुम बुढ़े, तुम अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर होगा, और तुम बुढ़िया, यहाँ पर तुम्हें तो मेकअप ढंग से करने आते ही नहीं है, जा जाकर पहले मेकअप सीख करा। इस बात को सुनकर अंकल आंटी तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों बड़बड़ा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर शाबी उसके सर से उस झेलसम को निकाल देती है, जहाँ पर वो सारा का सारा प्रेम वापस से शाबी पर डालने लगती है। कहती कि शाबी की वजह से मैं सारी चीज़ें बोल रही थी, मेरे मन में आप लोगों को लेकर कोई खोट नहीं है। आंटी कहती कि बस करो, मुझे यहाँ पर तुम्हें वापस घर पर लाना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर छान मन में सोच रहा होता है उस इवेंट वाली बात को, जहाँ पर शाबी ने उसे कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा रच पसंद हो और लकी पसंद भी तुम वापस से देख पाओगे। एंड वो सोचने लग जाता कि क्या पता शाबी की कही हुई बात सच हो जाए। बाद में यहाँ पर वो लोग मैजिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। शाबी कहते कि देखा, मेरा मैजिक इतना इजी नहीं है। बाद में यहाँ पर अंकल शाबी को बोलने लग जाते कि हमारी कंपनी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ चुकी है एक इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ को लेकर। एंड यहाँ पर डेजी बोलते कि जाने भी दो डैड, आखिर ये क्या ही कर सकती है, ये पैसों को थोड़ी ना बना सकती है। एंड जैसे यहाँ पर शाबी ऐसे चुटकी बजाती है, ढेर सारे डायमंड्स ऊपर से नीचे गिरने लग जाते हैं। यहाँ पर मॉम डैड उसकी बातों को नहीं सुन रहे थे तो फिर डेजी यहाँ पर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। एंड यहाँ पर शाबी अपनी मॉम के पास आ जाती है, कहती कि आपके रिंकल्स कुछ ज़्यादा ही पड़ गए हैं। एंड यहाँ पर वो अपनी मैजिक से एक पीच को लाती है एंड उसे वो खाने के लिए कहती है। एंड जैसे यहाँ पर आंटी उस पीच को खाती है, उनके सारे के सारे रिंकल्स और फाइन लाइन्स भाग से जाते। एंड अंकल और हान इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाते। हान कहते कि प्लीज़ मेरी भी मदद कर दो, बहुत जल्दी कार कंपटीशन आने वाला है जहाँ पर मुझे कैसे ना कैसे करके तो जीतना ही होगा। शाबी कहती कि तुम टेंशन मत लो, तुम सचमुच अपने आप ही जीत जाओगे। एंड दूसरी यहाँ पर डेजी अपने मन में कह रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ करके तो कुछ तो करना ही होगा। और इस अंधे इंसान को क्यों लगता है कि शाबी उसे पसंद करती है, इसे बहुत जल्दी पता चलता है कि शाबी तो बस इसका इस्तेमाल कर रही है। इतने में यहाँ पर शाबी आती है छान के पास में, वो उसे कहती कि तुम्हारा खाकर हो गया हो तो हम चल सकते। पर यहाँ पर छान उसे अपने साथ जाने से मना कर देता है, कहते कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जा सकता हूँ। बाद में यहाँ पर डेजी अपने मॉम डैड और अपने भाई को बुला रही होती है, लेकिन वो तीनों के दिनों से इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ रहा होता है कि शाबी ने उससे उसकी सारी चीज़ें छीन ली है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी जो है वो ऊपर की ओर जा रही थी, जहाँ पर एक फ्रेम पर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए थे घर को लेकर कि अनमैरिड मैन एंड वुमेन शादी के पहले यहाँ पर कोई भी रूल्स को नहीं ब्रेक कर सकते। इतने में यहाँ पर डेजी शाबी के दरवाजे के बाहर कान लगाकर उनकी बातों को सुन रही होती है, जहाँ पर शाबी छान को अपने साथ एक होटल रूम में चलने के लिए कहती है। डेजी इस चीज़ को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है कि मॉम डैड के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी शादी के पहले उस रूल्स को ब्रेक करेगा तो फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाद यहाँ पर शाबी और छान उस होटल में पहुँच जाते हैं। होटल रूम में पहुँचते यहाँ पर शाबी छान को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहती है, बट यहाँ पर छान मना कर देता है, कहते कि पागल हो क्या, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है और ये सारी चीज़ें इनअप्रोप्रिएट है। शाबी कहते कि अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, तुम क्या चाहते हो, सीखे ज़िंदगी भर तुम्हें अंधा बुलाता रहे। और यहाँ पर बाद में छान अपने शर्ट्स को उतारने लग जाता है। यहाँ पर छान को शर्टलेस देखकर तो शाबी समझ जाती है कि छान को मुझे शर्ट उतारने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था। इसकी मसल्स को देखकर मैं अपने टारगेट से दूर भागती जा रही हूँ। फिर कैसे कैसे तो अपने आप को वो कंफर्ट दिलाती है
एंड कंट्रोल करती है। बाद में यहाँ पर वो उसे एक बाथटब में बैठने के लिए कहती है। साथ साथ यहाँ पर वो अलग अलग टाइप्स के छोटे से इंसेक्ट्स को लाने लग जाती है, यहाँ तक कि वेनम वाले स्नेक को भी। एंड वो सारी चीज़ें वो बाथटब के अंदर डाल देती है। इतने में यहाँ पर उसे उसके मॉम डैड का कॉल आ जाता है, जो उसे पूछने लग जाता है कितना टाइम हो गया, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो। एंड यहाँ पर वो कैसे ना कैसे करके तो चान की छींक को रोकने लग जाती है। कहते कि मैं बस ज़रूरी काम से बाहर आई थी, मैं कुछ समय में आप लोगों को कॉल करती हूँ। दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी सोच रहे होते हैं कि शाबी आखिर जा कहाँ सकती है। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जो कि यहाँ पर वो अंकल आंटी को बताने लग जाता है। एंड यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर शान के साथ में होता है, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान होता है, और वो वही इंसान होता है जो कि अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। बाद में यहाँ पर वो टींगे मारना शुरू कर देता है। बस 3 दिनों की बात है और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन हो जाएगा। फिर देखना यहाँ पर मिस्टर शान के बाद में ही मैं यहाँ पर वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट इंसान बन जाने वाला हूँ। यहाँ पर अंकल आंटी इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। जी उन्हें बताने लगता है बस इतना ही नहीं, उनका जो बेटा है ना वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं, इस वजह से हमें ये डील मिल पाई है। इतनी में यहाँ पर हान आ जाता है, जो कहता है कि मिस्टर शान का बेटा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उनके बेटे को तो घूमे हुए बहुत साल हो चुके हैं और वो लोग अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही यहाँ पर जी हान को बोलने लग जाता है कि कुछ भी बोलना बंद करो, तुम्हें लगता है यहाँ वहाँ की बातें पता नहीं होगी, तुम बस यहाँ पर अपने कार रेस पर कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पर मेरे मैटर में दखल अंदाजी मत करो। हान यहाँ पर अपने मॉम डैड के न्यूज़ बताने लग जाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच यहाँ पर मिसेस शान और मिस्टर चान अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ब खुद यहाँ पर देख सकते हैं। वो लोग यहाँ पर न्यूज़ देखते हैं, बट यहाँ पर इसी बातों को घुमा देता है। वो कहता है कि आप बातों को समझ नहीं रहे, आपको पता नहीं है आजकल के बड़े लोगों के पास यहाँ पर टाइम नहीं होता, एंड वो लोग अपने नाम की बोलबाली करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो फिर ये तो बस एक रूमर्स ही है जो अक्सर लोग फैला दिया करते हैं, आप इनकी बातों पर कॉन्सेंट्रेट ना करें तो बेटर होगा। इतने में यहाँ पर आ जाती है डेजी, जो मॉम डैड से पूछती कि लगता है आपको शौक के बारे में पता चल गया है। अंकल आंटी बोलते कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तो डेजी कहते कुछ नहीं मुझे माफ़ कर देना। एंड मन में यहाँ पर वो बोलने लग जाती कि लगता है मॉम डैड को पता ही नहीं है शाम भी यहाँ पर होटल में चान के साथ गई है। ये सुनकर यहाँ पर जी बौखला जाता है, कहते हैं कि क्या बोल रही हो तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शॉबी यहाँ पर एक लड़की के साथ में होटल रूम में जा सकती है। अंकल आंटी बोलते कि तुम इतने क्यों तावले हो रहे हो, तो फिर जी बात को पलट देता है, कहते कि शॉबी यहाँ पर होटल रूम में गई है, तो आप समझ सकते हो कि वो आखिर क्यों गई होगी। इस वजह से यहाँ पर अगर ये बात बाहर वाले लड़कों को पता चल गई तो उसमें मेरा भी नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट तो मैं फ़िलहाल इस फैमिली से कनेक्टेड हूँ और मेरी रेपुटेशन का सवाल है, साथ साथ इस कॉन्ट्रैक्ट का भी। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़ाया देने नहीं हो सकता। यहाँ पर वो गुस्से में उस होटल की ओर जाने लग जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चान को एक सूप बना रही होती है। एंड यहाँ पर चान को कुछ ज़्यादा ही वीकनेस फील हो रहा था अपनी बॉडी में उन सारे के सारे मेडिकेशंस की वजह से। इतने में यहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे उसकी फैमिली मेम्बर्स चान को उनके साथ में देखते तो वो लोग शर्माने लग जाते हैं और शाबी से कहते कि अरे अभी तक तो तुम्हारी शादी नहीं है, तुम शादी तक तो कंट्रोल कर ही सकती थी। बट यहाँ पर हार उन दोनों को एक साथ देखकर बड़ा खुश हो जाता है। इतने में हम यहाँ पर जी को देखते हैं, जो कि चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की और एक मैन के साथ इस अकेले होटल में रहने की। शाबी से बोलने लग जाती है कि जब मेरा मॉम डैड मुझे कुछ नहीं बोल रहे हो तो फिर तुम कौन होते हो मुझे इतना सुनाने वाले। जी कहता है कि अब बस भी करो, मुझे यहाँ पर तुम्हें बताया नहीं होगा कि आखिर तुम्हारी गलती क्या है। शाबी कहते कि देखो पहली बात तुम्हारी फैन से डेजी है ना कि मैं, तो जाकर डेजी को ये सब सुनाओ ना कि मुझे। एंड मैं चान को पसंद करती हूँ और यहाँ पर वो चान को उस फोरहेड पर किस भी कर देती है, जहाँ पर अंकल आंटी तो देखकर शर्मा रहे थे, बट यहाँ पर हान उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो शाबी से अभी भी अट्रैक्टेड होता है। वो गुस्से में आकर अपनी बेल्ट को बाहर निकालता है। शाबी कहते कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, अब क्या तुम मुझे इसे मारोगे। एंड यहाँ पर वो आगे बढ़ने वाला था कि इतने में हम यहाँ पर चान को देखते, जो कि उठकर उसके बेल्ट को पकड़ लेता है, लेकिन उसके बेल्ट को पकड़ने से पहले वो खुद का टॉवल रोल करता है। एंड यहाँ पर वो जी को बोलने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फियांसी पर हाथ उठाने की। जी उसे देखकर घबरा सा जाता है, कहते कि तुम देखने कब से लग गए। एंड यहाँ पर हान को समझ आ जाता है कि यहाँ पर उसकी दीदी उसके होने वाले ब्रदर इन लॉ की आंखों को ठीक करने के लिए यहाँ पर आई थी और हम सब ऐसी बेचारी पर शक किए जा रहे थे। एक बार फिर से यहाँ पर डेजी अपने मन की आवाज़ का इस्तेमाल करने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि अगर मैं मॉम डैड को सच सच बता दूँ कि शॉबी मुझे इसी तरीके से रोज़ बुली किया करते तो फिर उन्हें मेरी बातों पर यकीन होगा ही नहीं।
यहाँ पर अंकल शॉबी पर चिल्लाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम उसे रोक देती है। कहती कि मैं समझ सकती हूँ कि आखिर आप इस पर क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे इस बारे में बाद में आपसे बात करनी है। डेज़ी यहाँ पर सोच रहे थे कि आखिर कोई शॉबी को कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है। दूसरा यहाँ पर चांद जो होता है वो जी को शॉबी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। एंड यहाँ पर वो शान का नाम लेने लग जाता है, जिसे सुनकर चांद कहता है कि ये तो मेरे चार का नाम है। तो सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि कहीं चांद के मॉम डैड सबसे रिचेस्ट इंसान तो नहीं है। चांद कहता है कि नहीं, मेरे मॉम डैड जो है वो एक नॉर्मल वर्कर ही है, जहाँ पर जब वो काम कर रहे थे तो फिर मैं घूम चुका था, वो लोग कोई रिच इंसान नहीं है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते, जहाँ पर शॉबी चांद से कहती है कि तुमने कभी इंसान को डॉग बनते हुए देखा है। चांद को यहाँ पर उसकी बातें समझ नहीं आती एंड यहाँ पर शॉबी अपने पावर्स का इस्तेमाल कर जी को एक डॉग बना देती है, जो कि यहाँ पर रिसेप्शन एरिया में एज ए डॉग बिहेव कर रहा था। एंड सभी के सभी लोग हंस हंस कर उसके वीडियो बनाए जा रहे थे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे होते, जहाँ पर अंकल आंटी मिलकर शॉबी को और चांद को एक विला गिफ्ट कर रहे थे। यहाँ पर चांद उस विला को लेने से मना कर रहा था, यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स को लेकर। बट यहाँ पर वो लोग उसे समझाते, साथ साथ शॉबी उसे कहते कि देखो मेरे मॉम इतना जल्दी किसी को गिफ्ट देते नहीं है, तो इसे रख लेना बहुत ही अच्छी बात होगी। बाद में यहाँ पर शॉबी अपने हार्ट रेट को नोटिस करती है, जो कि 80% हो गया था एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आंटी बोलती कि तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो अपनी हाथों को देखकर। शॉबी कहती है कुछ नहीं, वो मेरे हाथों में गुड लक लिखा हुआ है ना, बस इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पर मिस्टर शान और मिसेस शान को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते तो थक चुके थे। यहाँ पर आंटी ये कह रही होती है कि आपको क्या लगता है हमें यहाँ पर अपनी उम्मीदों को तोड़ देना चाहिए। पर अंकल यहाँ पर कहते कि नहीं, मुझे अभी भी होप्स है कि मेरा बेटा अभी भी ठीक होगा और हम बहुत जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। दूसरा हम यहाँ पर शॉबी और चांद को साथ में देखते, जहाँ पर चांद उसे कह रहा था कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। शॉबी कहते कि बस ऐसे ही, मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा लकी स्टार वापस दिलवाने के लिए आई हूँ। एंड यहाँ पर वो एक मैप को ओपन कर देती है, जहाँ पर वो चांद को एक जगह जाने के लिए बोलती है। चांद कहते कि इसके आगे जो ब्रिज है। शॉबी कहते कि हाँ, तुम्हें उस ब्रिज के आगे जाना होगा। एंड यहाँ पर वो उसे कूदने के लिए कह देती है, जहाँ पर चांद कूदनी बात है। एंड इतने में यहाँ पर मिस्टर शान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चांद को कूदने से मना करते और वहीं पर उसे रोकने के लिए कहते। शॉबी कहते कि देखा, मैं तुम्हारा लकी स्टार तुम्हें वापस करने के लिए आई हूँ। अंकल आंटी तो यहाँ पर चांद को देखते रह जाते। आंटी बोलती कि न जाने क्यों इस लड़के की आंखें मुझे मेरे बेटे की तरह दिख रही है। अंकल कहते कि नहीं, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा बेटा तो देख नहीं सकता है। चांद यहाँ पर बताने लगता है कि नहीं नहीं, मैं आप दोनों को नहीं जानता हूँ, मैं तो यहाँ पर अपनी फियांसी के साथ मैं हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शॉबी को ढूंढने लगता है, उसे शॉबी आसपास नजर ही नहीं आती है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी उसका हाथ लेकर उसके वृष्ट पर एक माँ को देखने लग जाती है, जो कि वही बर्थ मार्क होता है। एंड यहाँ पर उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि चांद किसी और का नहीं बल्कि उनका ही बेटा है। एंड वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहने लग जाती है। दोस्तों शॉबी वहाँ से जा रही होती है, जहाँ पर वो मन में कह रही थी कि मैंने चांद को उसकी आंखों की विजन भी वापस लौटा दी, मैंने उसे उसकी मॉम डैड से भी वापस मिला दिया। बस आखिरी टास्क बचा है, जहाँ पर मैं उसे अपने प्यार में पागल करना चाहती हूँ। एंड जैसे यहाँ पर वो जा रही होती है, जी उसे देख लेता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शॉबी कहती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब है। जी बोलता है कि अब मैं समझ रहा हूँ, तुम यहाँ पर मेरा पीछा करती हुए आई हो ना। शॉबी कहती है कि देखो, तुम्हारा पीछा करने के अलावा मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, और मैं तुम्हारा पीछा क्यों भी करूँगी, मैं डीजी थोड़ी ना हूँ। जी यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि तुम कितना भी बहाने मार लो, कितना भी नाटक कर लो, मुझे पता है कि तुम मुझे कितना पसंद किया करती थी, एंड अभी भी तुम मुझे यहाँ पर उतना ही पसंद करती हो। शॉबी बोलती कि हाँ, तुम और तुम्हारा डिल्यूशन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ही वियर्ड है। इतने में यहाँ पर वो बुरी बातें बोलने लग जाता है चांद को देकर। एंड शॉबी यहाँ पर गुस्से में आकर उसे आंखों पर पंच मार देती है एंड कहते कि याद रखना, आगे से चांद के बारे में ये सब मुझसे बोलना मत। एंड वहाँ से वो चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आया होता है। तो फिर यहाँ का वो जो मैनेजर है कॉन्ट्रैक्ट लेकर अंदर की ओर चला जाता है, बट वो लोग जी को अंदर की ओर आने देते ही नहीं है। एंड यहाँ पर चांद उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर भी लेता है। चांद का तो DNA टेस्ट भी हो गया था कि वही उनका बेटा है। दूसरा यहाँ पर जी को कॉल आ जाता है डेज़ी का, जो उसे बताती है कि वो एक वेडिंग वाले स्टोर रूम में आई है जैसे इसको ट्राई करने के लिए, तो फिर तुम भी वहाँ पर पहुँच जाओ। एंड जैसे यहाँ पर हम वो स्टोर रूम में जाते हैं, डेज़ी जानबूझकर सबसे पहले शॉबी को अंदर भेज देती है चेंज करने के लिए। एंड जब शॉबी यहाँ पर अंदर होती है, तो
तब वो जानबूझकर जी को भी उसी समय पर भेज देती है एंड यहाँ पर जी और शाबी में झगड़ा हो जाने लगता है। तो उससे यहाँ पर बाहर अंकल आंटी भी आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी रोने का नाटक करती है, ये बोलते हुए कि शाबी यहाँ पर जी को मुझसे छीनना चाहती है, आप लोगों को कुछ तो करना ही होगा। एंड अंकल आंटी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। इतने में यहाँ पर चांद भागते हुए आ जाता है शाबी को बचाने के लिए, क्योंकि उसका कॉल जो था वो ऑन था। एंड अंदर जाते ही यहाँ पर वो जी को बहुत ज़्यादा मारने लग जाता है। जी उसके सामने उस कॉन्ट्रैक्ट को फेंकता है एंड बोलता है तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रहे हो, मैं अब शाइन फैमिली का मेंबर बन चुका हूँ। एंड यहाँ पर शानू से बताता है कि अब से तुम नहीं बचने वाले हो। इतने में यहाँ पर जी को कॉल आता है उसके पेरेंट्स का, जो उस पर चिल्ला रहे होते, वो उसे कह रहे होते कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और अब हमारी फैमिली के पास एक फोनी कौड़ी भी नहीं बची है। इतने में यहाँ पर छान अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है, जिसे सुनकर यहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर अंकल आंटी भी शाबी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं उस पर शक करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं तो फिर डेजी मन में कह रही होती है कि अभी इतना बड़ा इंसान बन चुका है तो मुझे कुछ ना कुछ कर दो, शाबी से इसे छीनना ही होगा। लेकिन यहाँ पर छान जो है डेजी को साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं करता हूँ। बाद में यहाँ पर छान अपनी मॉम के साथ आ जाता है शाबी के घर पर उसका हाथ मांगने के लिए एंड यहाँ पर उन्होंने ढेर सारे गिफ्ट्स को लाया हुआ था। इतने में यहाँ पर डेजी भी नीचे आ जाती है, जो कि आंटी से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है एंड ये देखकर शाबी को बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वो छान को बोलते कि देखा वो तुम्हारी वाइफ बनने का कितना ट्राई कर रही है। छान बोलता है जो कुछ भी हो जाए शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा। एंड जब यहाँ पर डेजी छान की मम्मा से बात कर रही होती है तब वो मन में कह रही थी कि देखना इस बुढ़िया को भी कुछ ना कुछ करके मैं अपनी जान में फंसा कर ही रहूँगी। एंड उसकी सारी बातें यहाँ पर आंटी सुन लेती है, कहते कि ये लड़की बस दिखने में भोली होने का नाटक करती है लेकिन अंदर से तो ये सांप से ज़्यादा भी जहरीली है। फिर बाद में यहाँ पर वो एक नेकलेस को देखती जहाँ पर वो नेकलेस डेजी को बहुत पसंद आता है। डेजी को लग रहा था कि आंटी वो नेकलेस उसको देगी, बट छान की मम्मी नेकलेस लेकर शाबी के पास चली जाती है एंड डेजी से कहती है कि अगर तुम्हें कोई नेकलेस पसंद आ रहा है तो अपने मॉम डैड से कह देना, वो तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर शाबी के लिए लाई है, ना कि तुम के लिए। दोस्तों यहाँ पर डेजी उन हैप्पी फैमिली को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही थी कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं जा रही है। अगर कोई चीज़ मेरा नहीं हो सकता तो इनका भी नहीं हो सकता है। फिर फाइनली हम यहाँ पर वेडिंग सीन को देखते जहाँ पर सभी लोग बड़े ब्यूटीफुल रेडी होकर आए होते, लेकिन यहाँ डेजी को देखते जो कि एक बॉक्स का लेकर आई हुई थी एंड जैसी वो बॉक्स को नीचे फेंकती है उसके अंदर टाइम बम होता है एंड यहाँ पर वो सभी के सामने अपने रियल रूप को बाहर निकाल लेती है। कहते कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे दिमाग में सारी बातें डाली ताकि तुम लोग यहाँ पर शाबी को हेट करने लगो, लेकिन तुम लोग तो उसी का साइड लेते आ रहे थे, न जाने क्यों। तो फिर अगर मैं यहाँ खुश नहीं रह सकती तो फिर तुम सब भी यहाँ पर खुश नहीं रह सकते हो। इतने में यहाँ पर गार्ड्स अगर उसे पकड़ लेते एंड वो टाइम बम फटने वाला था, लेकिन यहाँ पर शाबी की मैजिकल पावर्स की वजह से वो टाइम बम वहीं पर डिफ्यूज़ हो जाता है एंड यहाँ पर शाबी बोलने लगती है कि डेजी तुम्हारे तो कुछ हो नहीं सकता। एंड यहाँ पर अंकल आंटी उसे एक पेपर दे देते जिसमें लिखा हुआ था कि अब से डेजी उनकी बेटी नहीं है लीगली भी, भले वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी क्यों ना हो, बट लीगल बेसिस पर उन्होंने डेजी से रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ पर वो उसके मामले से माफ़ी मांगती तो है लेकिन वो लोग उसे जेल की ओर भेज देते। जाते जाते यहाँ पर शाबी डेजी से कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी आवाज़ सुन पाते लेकिन मैं नहीं, मैं भी तुम्हारी आवाज़ को अच्छे से सुन पा रही थी। ये सुनकर यहाँ पर डेजी को तो बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर फाइनली ये वेडिंग सीन की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है 100 की वो शाबी 100 तक पार कर चुकी थी और यहाँ पर आर्टिस्ट बोलने लग जाती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें इमॉर्टल होना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर शाबी इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए रेडी थी ही नहीं। वो फटाक से अपने वॉच को निकाल कर फेंक देती है, कहती कि मैं इसी वर्ल्ड में जीना चाहती हूँ मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में जिससे मैं लव करती हूँ। राइटर बोलते कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें खोना भी पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर इस दुनिया में रहना चाहती हो तो तुम अपनी सारी की सारी पावर्स को खो दोगी और तो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तुम यहाँ पर रहोगी तो आगे की जितनी भी डिफ़िकल्टीज आएंगी वो तुम्हें खुद ब खुद ही सॉल्व करनी होगी। और यहाँ पर शाबी छान के लिए वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो इस ऑप्शन को चूज़ करती है कि वो इसी दुनिया में रहेगी बिना अपने किसी पावर्स के। एंड बाद में यहाँ पर उसकी लाइफ की एक और नई शुरुआत हो जाती है जहाँ पर वो गायब नहीं होती है एंड तुरंत ही यहाँ पर वो छान को किस करने लग जाती है। एंड इसी सीन के साथ ये ड्रामा हैप्पीली यहीं पर खत्म